नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। विश्व का इतिहास अपना चल रहा है और काफ़ी कुछ टॉपिक कवर हो चुके हैं। जो भी टॉपिक बाकी है उनके वीडियो बहुत जल्द आ जाएंगे। सारे वीडियो विश्व इतिहास के आपको प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, उसके अंदर मिल जाएंगे। स्कूल व्याख्याता या कॉलेज व्याख्याता के लिए यदि आपने किसी का ऑनलाइन कोर्स लेने की सोच रहे हो तो कृपया न लें, अपने रुपए न लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा विश्व इतिहास मिलेगा स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता की दृष्टि से। इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको वैसे भी किसी का ऑनलाइन कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल किताबें पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, और उसी से प्रश्न आ जाएंगे। अब है मिस्र की सभ्यता। और एक और दोस्तों, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं स्कूल व्याख्याता की तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लेना। और ये व्हाट्सअप नंबर है और यहीं पर अपना ग्रुप बना हुआ है स्कूल व्याख्याता आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के नाम से। लगभग 125 प्लस बंदे इसके अंदर हैं और सभी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है और सभी की काफ़ी अच्छी तैयारी है। और निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगी ये टेस्ट सीरीज आपके स्कूल व्याख्याता इतिहास में, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक टॉपिक के वाइज टेस्ट लिया जाता है और टॉपिक वाइज टेस्ट लेने के बाद उसका सोल्यूशन भी ग्रुप के अंदर आपको किसी भी तरह से करवाया जाता है, चाहे लिख कर करवाऊँ चाहे बोल कर करवाऊँ, प्रत्येक एक पर्सन का। तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रहता है। और ये पेड टेस्ट सीरीज है तो उसके ऊपर मैसेज करोगे तो आपको पता लग जाएगा। शेड्यूल आता है पहले महीने में और उसके आधार पर ही टेस्ट होते हैं। अब है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, इसमें देखिए विल ड्यूरेंट नाम का एक व्यक्ति था, उसने नदी घाटियों को सभ्यता के पालने कहा है, ठीक है ना। और पेरी नामक एक इतिहासकार ने पृथ्वी पर यह कहा है कि सबसे पहले जो सभ्यता आई है वो मिस्र की ही सभ्यता हुई है। तो ये तो अरविंद जी की किताब से नोट्स बढ़ाए हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि अरविंद जी की जैसी कॉपी मार लिया आपने। तो मैंने यही कहा है कि अरविंद जी की किताब आप पढ़ लेना, ग्रुप के अंदर यही बोला है और उसी से मैं नोट्स आपको बनाकर दे दूंगा, तैयार किए हुए हैं जो हमने कोचिंग के अंदर हमारे लिखवाए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये नहीं है कि भाई कि कॉपी मार ली वो मार ली, तो ये तो मैंने पहले ही बोला है कि अरविंद जी की किताब से ही नोट्स बनेंगे और वही किताब हमने टेस्ट सीरीज़ के अंदर लगा रखी है ताकि आपको सेलेक्टेड मैटर पढ़ना पड़े बार बार, और यही आपको बार बार पढ़ना है। यदि सफलता अर्जित करनी है तो केवल इसी चीज़ को आपको बारंबार पढ़ना है। और आपको मैं जिस दिन परिणाम आएगा और जिस जिस व्यक्ति ने मेरे पर भरोसा किया उसका आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगा कि ये देख लो इसका ये सिलेक्शन हो रखा और इसने ये इतना ही मैटर पढ़ा है, ठीक है। तो उसके अंदर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप अपनी मनमानी करनी है तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है नील नदी, ठीक है। नील नदी को मिस्रवासी किस नाम से पुकारते थे? हापी के नाम से पुकारते थे। अब नील नदी कहाँ से निकलती थी दोस्तों? युगांडा नामक पर्वत से निकलती थी। टोलमी ने इस पर्वत को चांद का पर्वत कहा है और स्टैनले ने रुवंजोरी पर्वत कहा है। तो रुवंजोरी नामक पर्वत से या युगांडा पर्वत से ये नील नदी पर निकलती थी। और नील नदी के किनारे ये मिस्र बसा हुआ है। मिस्रवासी इसको किस नाम से जानते थे? हापी के नाम से जानते थे। मिस्रवासियों के अनुसार जो नील नदी का उद्गम है दोस्तों वो है नूबिया, नूबिया से होता है। अब यहाँ पर 3 झीलें आती है, एक तो विक्टोरिया, अल्बर्ट और एडबर्ट, इनसे होती हुई नील नदी आगे जाती है। तो ये जब हम इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि अफ्रीका के अपने भूगोल के अंदर सारा पढ़ लेते हैं। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, और इसके अंदर ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेकंड ग्रेड की आप सभी तैयारी कर चुके हैं। अब है मिस्र को किसने क्या कहा? हेरोडोटस ने नील नदी का वरदान कहा। हेरोडोटस जिसे इतिहास का जनक भी कहते हैं। हेज एंड मून ने नील नदी की पुत्री कहा है नील को, सॉरी मिस्र को। और सरदेसाई ने नील नदी की भेंट कहा है मिस्र को। और नेहरू ने मानव विकास के हार का महकता हुआ फूल मिस्र को माना है। तो ये चारों ही हैं, अलग अलग विद्वानों के कथन कहे गए हैं। तो नेहरू जी फूल कहते हैं, एक वर्ड ऐसे पकड़ दिए, सरदेसाई भेंट कहते हैं, हेज एंड मून पुत्री कहते हैं और हेरोडोटस वरदान कहते हैं। तो इस तरह से आप जब एक एक शब्द पकड़ के याद करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। सर्वप्रथम मिस्री सभ्यता ने ही गाय को पूजनीय मानकर एपिस की मूर्ति पूजा आरंभ की थी। तो ये कभी भी पूछा जा सकता है, अभी तक हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं आया है। अब देखिए मिस्र के अंदर जो मृत्यु के देवता थे सेरापीज, ठीक है, ये भी बेल की भांति थे। तो इस तरह से माना जा सकता है गाय की मूर्ति जिसको किस प्रकार के रूप में, एपिस के रूप में पूजा की जाती थी। और सेरापीज जो बेल के रूप में मृत्यु के देवता है, ठीक है ना, सेरापीज जो थे इसकी बेल के रूप में पूजा की जाती थी। प्लेटो की जो प्लेटो जब मिस्र गया था तो थिब्बी के पुरोहितों ने इसको कहा था कि तुम लोग अभी मिस्र के सामने यूनानी बच्चे हो, ठीक है ना। हेरोडोटस हेरोडोटस ने कहा है कि यूनानी देवी देवताओं की कल्पना मिस्र की नकल मात्र है।
तो इनकी जो प्रशंसा की गई है जिन जिन विद्वानों के द्वारा, ये कथन है। और आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम में बहुत कम कथन पूछे जाते हैं, तो कथनों का ज़्यादा आप ध्यान न रखें। फिली मंदिरों की दीवारों पर रोमन यात्रियों के साक्ष्य मिलते हैं, यह भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब मैंने ऐड कर दिए हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रोसेट शिला वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसको गोट लेना दोस्तों पूरा। खोज इसकी 1799 में नेपोलियन के द्वारा की गई थी। किला राशीद के खोदते के समय ये मिला था। पढ़ा किसने था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11वीं क्लास की किताब में आपको सीधा नाम दिया हुआ है। सांपोलियो ने सबसे पहले मिस्री सभ्यता को पढ़ा, मिस्री लिपि को पढ़ा था 1821 के अंदर। मोफिस, ठीक है ना, मोफिस के पुरोहितों ने टोलमी फॉर एपिफेनस के प्रति कृतज्ञता के लिए 196 ईसा पूर्व में इसे लिखा। इसके अंदर ये क्यों लिखा गया था, तो ये इसलिए लिखा गया था। अब रोसेट शिला जो है, ये इस मिस्र सभ्यता की सबसे पुरानी जानकारी ज्ञात करने का यही एक स्रोत है। तो रोसेट शिला के बारे में देखकर पूछा जा चुका है। दिल्ली पीजीटी के अंदर तो कम से कम इसके 10 प्रश्न आ चुके हैं। केवल रोसेट शिला के दिल्ली पीजीटी में 10 प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। विभिन्न यानी कि ईयर में एग्जाम हो चुके हैं, और उसके अंदर 10 से अधिक प्रश्न दिल्ली और एनवीएस के अंदर पूछे जा चुके हैं। स्कूल व्याख्याता के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। टोलमी फिलाडेल्फस, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो मैनेथो है ना, मिस्र का सबसे पहले इतिहास इसी ने लिखा था, मैनेथो ने, और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। प्राचीन मिस्री अभिलेखों का कार्य सौंपा टोलमी फिलाडेल्फस ने, ठीक है ना। टोलमी जिसको प्रथम के नाम से आप जानते हैं। मिस्र के सभी राजवंशों की वंशावली इसने तैयार की थी। किसने, मैनेथो ने। मैनेथो एक पुजारी था। इसी आधार पर हेरोडोटस और डायोडोरस ने आगे मिस्र का इतिहास लिखा था। मिस्र पर कुल कितने राजवंश है, 31 राजवंश है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब पनोरमा की गाइड आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको 30 राजवंश लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन जब अरविंद जी की किताब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर 31 राजवंश लिखे हुए हैं, और 31 राजवंशों का ही वर्णन मिलता है, यही आपको सही मानना है। ये भाई मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट, यहाँ पर ये ध्यान रखना। प्राचीन राज्य, तीसरे से छठा जो राजवंश है, इसको प्राचीन राज्य के नाम से जानते हैं, और इसी को पिरामिड युग कहते हैं। और पिरामिड युग का प्रश्न इस बार पूछेगा 100%, मेरे को संभावना लग रही है। मध्य राज्य 11 से 12वां जो है, ये इसको मध्य राज्य कहते हैं दोस्तों। अराजकता व हिस्कास आक्रमण कब हुआ था, तो 13वें आक्रमण के समय होता है, और 17वें राजवंश तक हिस्कास रहते हैं यहाँ पर। प्रथम साम्राज्य, प्रथम और दूसरे साम्राज्य 18वां, 19वां, 20वां, ठीक है ना। प्रथम साम्राज्य की स्थापना कब करेगा, कौन करेगा, सारा बताऊंगा आपको। पतन का युग, जो 20वां का अंतिम भाग था, इसको पतन का युग कहते हैं। 21वें के अंदर भी पतन का युग रहता है। लीबियन युग, लीबियन 22 से 2401 तक लीबियन युग रहता है, और उसके बाद इथोपियन और असीरियन 25वां राजवंश रहता है। एक बार क्रम पूछ लिया गया था कि इसका क्रम क्या है, पहले कौन आया था, तो LIA लीबियन, फिर इथोपियन, फिर असीरियन, ये ध्यान रखना। और असीरियन को हराकर पुनर्स्थापना युग 26वें राजवंश द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। फारस के राजा थे कंबूजियन। तो फारस के राजा कंबूजियन ने मिस्र पर आक्रमण कब किया था, 525 ईसा पूर्व में मिस्र पर आक्रमण किया था फारस के राजा कंबूजियन ने। सिकंदर की मिस्र पर विजय कब हुई थी, ये बड़ा मोस्ट लग रहा है मेरे को। सिकंदर की मिस्र पर विजय जो होती है 332 ईसा पूर्व में होती है दोस्तों। और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज में, सारे हस्तलिखित नोट्स हैं, ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। तो भंडारा है, लूट लो दोस्तों, ये तो टेस्ट सीरीज है। और स्कूल व्याख्याता में आपको निश्चित तौर पर मैं बता दूंगा प्रश्न कितने आते हैं, ठीक है ना। बहुत प्रश्न आएंगे इससे, क्योंकि नब्ज जो है ना आरपीएससी की, वो हमने पकड़ ली है, और नब्ज वही है जो टेस्ट सीरीज में आ रही है, उसको घोट के चले जाओ आप। प्राचीन युग, प्राचीन युग या पिरामिड युग, 3 मोस्ट है, तीनों का ध्यान रखना है। वापस बता रहा हूँ, तीसरा से छठा प्राचीन युग या पिरामिड युग के नाम से जानते हैं। मध्य राज्य किसको कहते हैं, 11वें 12वें को मध्य राज्य कहते हैं भाई रे। और साम्राज्यवादी युग किसको कहते हैं, नवीन राज्य का काल। 18वें से 20वें राजवंश, जिसको प्रथम साम्राज्यवादी 18वां और दूसरा है 19वां, आपको बताइए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मिस्र जो था दोस्तों, इस तरह उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बंटा हुआ था, ठीक है ना। उत्तर मिस्र है ना, उत्तर मिस्र के अंदर जो प्रधान देवता था वो था इनका रे, ठीक है ना। रे इनका प्रधान देवता था। और जो दक्षिण मिस्र है ना, दक्षिण मिस्र का प्रधान देवता आकाश था, ठीक है ना। इसका सूर्य था और इसका आकाश था। तो इसकी राजधानी भी अलग थी, यानी कि उत्तर मिस्र है ना, अब मैं बढ़ा देता हूँ, चलो आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर मिस्र, ठीक है। उत्तरी मिस्र, इसकी राजधानी बूटो थी। क्या थी, राजधानी बूटो। फिर आप दक्षिण मिस्र की राजधानी पे आओ। दक्षिण मिस्र की राजधानी देखो क्या है, दक्षिण मिस्र की राजधानी है नेखेब है। क्या है दोस्तों, नेखेब। तो अब आप यहीं पर याद करके छोड़ दो।
ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरी मिस्र की राजधानी क्या है? बूटो। उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटो है और दक्षिणी मिस्र की राजधानी क्या है? नेखेब। अब आपको बताऊं, कलर भी ध्यान रखना है और आपको संरक्षक भी ध्यान रखना है। अब है उत्तरी मिस्र की जो संरक्षिका है वो बूटो नाम से ही नाग देवी है। बूटो नाम से ही इसकी नाग देवी, बूटो नाम से ही इसकी राजधानी है। ठीक है, अब देखो राजधानी हो गई। अब इसकी जो संरक्षिका है वो है गृद्ध देवी नेबखत। नेखेब नाम से राजधानी और नेखब्द ही ये इसकी संरक्षिका है गृद्ध देवी के नाम से। ठीक है ना, दोनों आपको याद हो गया। राज चिन्ह, इसका प्रश्न भी आ चुका है, प्रश्न भी आ चुका है इसका। जो उत्तरी उत्तरी जो था, ठीक है ना, इसके अंदर जो राज चिन्ह था दोस्तों वो था पेपाइस के, पेपी है ना, तो पेपी वृक्ष के जो फूलों का गुच्छा होता है ना, देखो ये लिखा हुआ भी है पेपाइस का गुच्छा व मधुमक्खी, ये इसका राज चिन्ह था और यही प्रश्न एग्जाम में आया था एक बार। और जो दक्षिण मिस्र है इसका राज चिन्ह क्या था? लिली के पौधे की शाखा। तो उत्तर और दक्षिण का आपको पता लग गया। राजधानी क्या थी? बूटो। इसकी राजधानी क्या थी? नेखेब। इसकी संरक्षिका कौन थी? नाग देवी थी। इसकी गृद्ध देवी थी। इसके अंदर क्या था? किसका फूल था? पेपी का फूल। ठीक है, और मधुमक्खी। और इसके अंदर क्या है? लिली का फूल या लिली के पौधे की शाखा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और उत्तरी जो था इसका लाल रंग है, यानी कि, और निचले वाले का रंग है श्वेत रंग। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है, ये सारे मोस्ट है। अब इन दोनों मिस्र को मिलाकर एक किया था। ठीक है ना, इन दोनों मिस्र को मिलाकर पिरामिड युग आरंभ होने से पूर्व दो राजवंश हुए। थिनिस नामक एक व्यक्ति था, सॉरी, थिनिस नामक राजधानी होने के कारण ये दोनों राजवंश थिनिस राजवंश कहलाए। ठीक है ना, मेनेथन इसको क्या कहते? थिनिस कहते हैं। मेनो नाम का एक व्यक्ति था, क्या नाम था? मेनो। उत्तरी और दक्षिणी मिस्र, ठीक है ना, उत्तरी और दक्षिणी मिस्र दोनों को मिलाकर एक कर दिया था मेनो नाम के व्यक्ति को। मेनो भी आता है, मेनो भी आता है या मिनिस भी आता है। तो ऊपरी और निचली मिस्र को एक करने के लिए केंद्रीय सत्ता की नींव डाली, इसलिए मेने को राजनीतिक एकता का जनक कहते हैं, मिस्र की राजनीतिक एकता का जनक। तो बताओ समझ आया कि नहीं आया? भाई उत्तरी मिस्र में क्या क्या था आपको बता दिया। राजधानी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ इसकी राजधानी आपको ध्यान रखनी है, इसका आपको चिन्ह ध्यान रखना है और इसका आपको चिन्ह ध्यान रखना है। अब दोनों को एक किसने किया था और दोनों की राजधानी क्या थी एक होने के बाद? एक होने के बाद राजधानी क्या थी दोस्तों? थिनिस। क्या राजधानी थी? थिनिस राजधानी। इसी के कारण जो प्रथम दो राजवंश है इसको क्या कहते हैं? थिनिस राजवंश के नाम से। ठीक है, और एक किसने किया था? मेना ने। इसलिए मेना को क्या कहते हैं? मिस्र की राजनीतिक एकता का जनक कहते हैं, मेना या मिनिस को। अब है मिस्र की जो राजधानी थी वो तेनी या थिनिस को बनाई, इसलिए ही प्रथम दो राजवंशों को हेरोडोटस ने क्या कहा था? सॉरी, हेरोडोटस नहीं, मैनेथो ने क्या कहा था? जो मैनेथो पुजारी था ना, उसने क्या कहा था? थिनिस राजवंश की संज्ञा दी है। अब है तीसरा राजवंश। तीसरे राजवंश जिसको आप किसके नाम से जानते हो? तीसरे से छठे को पिरामिड युग, है ना। तो पिरामिड युग के समय मोफिस को राजधानी बनाई गई। ठीक है, और इस मोफिस का प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ये मैं बताऊं आपको, जो अगले 500 वर्ष तक इसकी राजधानी रहती है। तो पिरामिड युग के समय राजधानी क्या थी? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था। पिरामिड काल, तीसरे से छठे राजवंश का जो काल है वो काला नहीं है, ये काल है। ठीक है ना, तीसरे से छठे राजवंश का काल क्या कहलाता है दोस्तों? पिरामिड काल कहलाता है। अब देखिए तीसरा राजवंश था, इसका संस्थापक था जोसर। ठीक है ना, जोसर इसका संस्थापक था। और जोसर के काल के अंदर इमेनहोतेप, इमेन नहीं है, इमहोतेप सीधा, इमहोतेप एक पुरोहित था दोस्तों। इमहोतेप पुरोहित ने इसने क्या किया था? सक्कारा के अंदर 5 स्तंभा पिरामिड बनाया था। ठीक है, ये पाषाण वास्तुकला को पहला पिरामिड है। जब आप मिस्र के पिरामिड कहते हो ना, सबसे पहला पिरामिड कौन सा है? तो सक्कारा का पिरामिड, जो किसने बनाया है? इमहोतेप ने। और यही प्रश्न पिछली बार आया है स्कूल व्याख्याता में, देख लो आप। इमहोतेप, ठीक है, इमहोतेप को यूनानी लोग चिकित्सा शास्त्र के देवता के नाम से भी जानते थे। जोसेर के बाद, ठीक है, अब जोसेर, जोसेर के बाद जो व्यक्ति हुआ है, उसके बाद जोसेर के बाद हुआ नेफ्रू। नेफ्रू के शासनकाल में पिरामिड है उसको सीढ़ियों का ढलवा रूप दे दिया। ठीक है, नेफ्रू ने एक जलपोत भी बनवाया था जिसे विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। ये तीसरा राजवंश आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। तीसरे राजवंश के अंदर इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जलपोत किसने बनाया? नेफ्रू ने। पिरामिड युग प्रारंभ कब होता है? तीसरे राजवंश से। संस्थापक कौन था? जोसेर था। तो इस तरह से, ठीक है।
अब इसका चतुर्थ राजवंश, चौथा राजवंश है ना दोस्तों, तो चतुर्थ राजवंश का जो पहला राजा है खियोप्स, ठीक है, खियोप्स भी कहते हैं, चियोप्स भी कहते हैं, ने 1 लाख मजदूरों को लगाकर गिजे का पिरामिड बनाया। और हर बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछते हैं, हर बार, पिछली बार नहीं पूछा है, उससे पिछली बार आप देख सकते हो, उससे पिछली बार देख सकते हो कि गीजा का पिरामिड किसने बनाया। पिछली बार सक्कारा का पिरामिड पूछ लिया, तो गीजा का पिरामिड अब की बार आएगा, तो खियोप्स ने बनाया। खियोप्स ने उत्तराधिकारी था खेफ्रे, 56 वर्ष शासन किया और उसकी मूर्ति काहिरा म्यूजियम में है, ठीक है। पांचवा राजवंश, पांचवा राजवंश है ना दोस्तों, इसका जो राजा था वो एक राजा है तत्का आसा की, तत्का आसा की घटना का उल्लेख पेपी कागज पर मिलता है, जो कि मिस्र में कागज पर लिखा हुआ प्राचीनतम परिणाम है। पांचवी राजवंश के अंदर इन धार्मिक स्थिति के अंदर रे की ज़्यादा पूजा होने लगी थी, ये ध्यान रखना। पांचवी राजवंश के अंदर ही रे की ज़्यादा पूजा होती है और पुरोहितों का एक अलग वर्ग बन जाता है दोस्तों। इस राजवंश से पूर्व दक्षिण में आकाश देवता, मैंने बताया था ना दक्षिण का देवता आकाश था, होरस, आकाश के देवता होरस की पूजा होती थी। लेकिन अब उत्तरी लोगों के देवता रा के दो या रे के दो, एक ही बात है दोस्तों, ठीक है ना, रा या रे की पूजा प्रारंभ हो गई और पुरोहितों का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाता है और एक अलग ही वर्ग के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अब छठा राजवंश, आपको पता है तीसरे से छठा राजवंश कौन से हैं, पिरामिड काल। वापिस बार बार बोल रहा हूँ, भूल मत जाना आप। पेप्पी ने, छठी राजवंश का एक राजा था पेप्पी ने लाल पत्थरों के मंदिर बनवाए, ठीक है, लाल पत्थरों के मंदिर बनवाए। पत्थर प्राप्ति के लिए एक राज्य था आसवन राज्य, उस पर उसने हमला कर दिया। छठे राजवंश का एक राजा था पेप्पी, तो पेप्पी ने आसवन राज्य पर हमला कर दिया और आसवन राज्य पर हमला करके और वहाँ पर उसने ना 5 नहरों का निर्माण करवा दिया। ये नहरें कोई सिंचाई के लिए नहीं बनवाई थी, पेप्पी का आ सकता है भाई, आसवन राज्य में 5 नहरों का निर्माण किसने करवाया था, तो इसने करवाया था, ठीक है। और इस नहरों का निर्माण क्यों करवाया था, क्योंकि केवल और केवल वहाँ से पत्थर लेकर मिस्र आ सके वो नाव में तैर कर, ठीक है। और नाव कौन सी, जलपोत कौन सा था, अब बताओ जलपोत किसने बनाया था, पीछे पढ़ाया है ना आपको जलपोत वाला, है ना, तो जलपोत किसने बनाया था, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। पत्थरों को लाने के लिए आसमान पर 5 नहरों का निर्माण करवाया गया। पेपी टू छठे राजवंश का अंतिम राज्य था, तो आप इस तरह प्रश्न पूछ लेना कि पिरामिड युग का अंतिम राजा कौन था, तो आपको बताना पेपी टू था। और पिरामिड युग का प्रथम राजा कौन था, वो भी आपको मैंने बता दिया कि तीसरे वंश का संस्थापक कौन था। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद देखो निग्रो, निग्रो व सीरिया के आक्रमण से मोफिस लूट गई तीसरे से छठे राजवंश के काल में। 2160 ईसा पूर्व के 11वें राजवंश का शासक था नेमपेत्र, थीबिया को राजधानी बनाकर प्रत्याक्रमण किया था और वापिस से मध्य राज्य की इसने नींव डाली थी। मध्य राज्य है 11 और 12वां राजवंश। तो कुछ आपको पढ़ाया है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मेरे हिसाब से 18-19 मिनट का इतना बहुत है और बाकी हम पढ़ेंगे कल। जितना आज पढ़ाया आपको कैसा लगा है वीडियो, जितना समझ में आया बताना आप, और कल इसका पार्ट 2 आ जाएगा, मिस्र की सभ्यता का दी एंड हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।